नमस्कार दोस्तों, आप में से अधिकांश को पता होगा हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का तीसरा टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक में भी 3 सब टॉपिक हम लोग लिए हैं: झारखंड के सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान। और इसमें हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 15 में दिया गया है, क्योंकि ये उससे मिलता जुलता है। मतलब वहाँ जो भी कुछ दिया गया है हमारे सिलेबस का वो पार्ट है, ऐसा पढ़ के हम लोगों को समझ में आता है और इसीलिए पूरा चैप्टर नंबर 15 जो है आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये इसका लास्ट वीडियो है और आज इस अंतिम वीडियो में इसी चैप्टर का जो अंतिम भाग में दिया गया है वो सब सारे फैक्ट आपको हम बताएंगे। तो समाज का स्थिति तो आपको बता दिया गया कि समाज में जितने भी समुदाय हैं उसका क्या क्या स्थिति है। अब उन समुदायों में शिक्षा को सुधार करने के लिए, स्वास्थ्य का सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, या जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास देने के लिए सरकार किन तरह की योजनाओं को चला रही है ताकि हमारा समाज एक बेहतर समाज बने, ये सब सारा चीज आज आपको जानने को मिलेगा। आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया गया कि यहाँ के बहुत सारे युवा जो है रोजगार की तलाश में दूसरे जगह चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह के माइग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे कौशल विकास का इस सरकार क्या कर रही है, प्रयास करे। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार प्रयास करे ताकि यहाँ के लोग जो है वो दूसरे राज्यों में ना जाए और यहाँ के लोग यहाँ ही रहें। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज देखेंगे। फिर इसी चैप्टर में एक तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है यहाँ की अनुसूचित जनजाति और दूसरे समुदायों के बीच। तो एक तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ लेंगे कि समाज का हिस्सा है अनुसूचित जनजाति और समाज के हिस्सा भी है दूसरे समुदाय के लोग, तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलता है, एक एक करके सब चीज यहाँ पे हम लोग जानेंगे। यदि आप यहाँ पे धैर्यपूर्वक बने हुए रहिएगा तो केवल ये जेपीएससी में आपको हेल्प नहीं पहुंचाएगा, आपको जेएसएससी में पहुंचाएगा भी। क्यों? क्योंकि योजनाएं तो जेएसएससी में भी क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जेपीएससी का ही पेपर 2 जो है उसके एक टॉपिक में यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है झारखंड की योजनाएं और उपयोजना। वहाँ 5 सवाल पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये जो वीडियो है आपको हेल्प पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर आज हम लोग योजना पे ही डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार जो है यहाँ के समाज को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या योजना चला रही है, क्या क्या प्रयास कर रही है। जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है काफी इंपॉर्टेंट होता है, सवाल वहीं से ज्यादातर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला स्लाइड में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 15.6 में एजुकेशन के बारे में दिया गया है, शिक्षा के बारे में दिया गया है। तो कुछ डाटा आप ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि ये 2011 का ही डाटा है। तो चलिए, जो नया डाटा है वो भी आपको याद रखना है, जो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, और जो पुराना है वो तो ऑलरेडी आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ लिटरेसी रेट बताया गया ओवरऑल झारखंड का 2011 में 66.41% था। मेल का देखें तो 76.84% था और फीमेल जो था वो 55.42% था। 2001 से कितना चेंज आया ये हो सकता है आपको नहीं मिला होगा, तो याद रखिएगा 12.85% जो है वो चेंज देखने को मिलता है। अगर मेल में देखें तो 9.45% चेंज देखने को मिलता है और फीमेल में देखें तो 16.52 चेंज देखने को मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में जो हम लोगों को चेंज देखने को मिला वो कहां पे देखने को मिलेगा, फीमेल में देखने को मिलेगा। तो ये डाटा याद रखिएगा। हो सकता है आपको पूछा जाए कि 2001 और 11 के बीच में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट में किसका में ग्रोथ देखने को मिला, ओवरऑल में देखने को मिला, मेल में दिखा, फीमेल में तो फीमेल में दिखा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का क्या स्थिति है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2011 के डाटा के अनुसार 61.1% लोग लिटरेट थे, शिक्षित थे, और शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो 82.3% लोग जो थे वो शिक्षित थे। तो थोड़ा बहुत ये सब डाटा को आपको याद रखना है। अब झारखंड में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस जिला में देखा जाता है और सबसे कम कहां पे है वो भी चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आपको पता है कि हमारा जो राज्य है उसका है राजधानी रांची। यहीं पे सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, लिटरेसी रेट कितना देखने को मिलेगा, 76.06%। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो जिला में रांची जिला में है, या हम कह सकते हैं राजधानी में है। इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेल दिया गया है कि इसमें भी रांची में अगर मेल का लिटरेसी रेट देखिए तो 84.26% है और फीमेल का 67% है। यही चीज अगर हम लोएस्ट में जाए तो हमको पता चलेगा कि पाकुड़, जो कि आपको पहले भी एक बार बताया जा चुका है इसी वीडियो सीरीज में, पाकुड़ में सबसे कम लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 48.82%, जो कि रांची से 27% कम है। तो इस तरह से हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है, लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है वो भी आपको याद रखना है। और कम से कम परसेंटेज याद रख लीजिएगा, वहां पे ओवरऑल का, मेल फीमेल का याद ना रहे, ओवरऑल याद रख लीजिएगा। 76% ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है और यहाँ पे कितना है, 48% के ऑन एन एवरेज में देखने को मिलता है। अब ठीक है, ये तो स्थिति हो गया है
झारखंड का स्थिति, ये चीज ऑलरेडी हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन नया डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो ये है 2025-26 तक झारखंड की अनुमानित समग्र साक्षरता दर लगभग बढ़ के अब कितना हो गया है, 64% हो गया है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है और इसीलिए इसको आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है राज्य में 2025-26 के लिए अपना शिक्षा बजट बढ़ा के 18,076 करोड़ कर दिया गया है। तो ये 25-26 के लिए अपना शिक्षा बजट, सरकार जो है शिक्षा में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बजट में ग्रोथ की है और इस तरह से कितना का ग्रोथ देखने को मिला है या कितना अब बजट आ गया है, 18,076 करोड़ रुपया, जो बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, गुणवत्ता में सुधार और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए संसाधनों को निर्देशित करता है। मतलब नए स्कूल बनाए जाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा, जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ दे रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से सरकार जो है अलग अलग माध्यम से जो शिक्षा का स्तर है उसको समाज में बेहतर करने का प्रयास कर रही है और इस तरह से बजट जो है 18,076 करोड़ जो है 2025-26 में था। उसके बाद हम लोग देखते हैं फूड सिक्योरिटी का क्या स्थिति है। हम लोग अभी पिछले वीडियो में ही चर्चा कर रहे थे कि गरीबी का स्थिति अगर देखें तो सबसे ज्यादा गरीबी जो है हम लोगों को अपने झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इतने ज्यादा लोग अगर गरीब हैं तो उनको खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार तो ध्यान देगी। तो वो क्यों? क्योंकि वो समाज के क्या है, पार्ट है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक योजना दिया गया है, वो है डाकिया योजना। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा योजना चला रही है, योजना की मुख्य बातें हम आपको बताते चल रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। जैसा कि आपको बताया गया, योजना हम लोगों के सिलेबस में अलग से पढ़ना है। तो अब ये ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी हेल्प पहुंचाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डाकिया योजना दिया गया है। ये बोला गया है, यह योजना झारखंड की 9 मान्यता प्राप्त विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजीज के लिए है। डोर स्टेप डिलीवरी किया जाता है। बायोमेट्रिक बाधाओं को दूर करने के लिए राशन को सीधे उनके घर दरवाजे तक पहुंचाया जाता है। प्रक्रिया, सखी मंडल या स्वयं सहायता समूह चावल को 35 किलो के बैग में पैक करते हैं, जिसे दुर्गम गांवों तक या वहां तक पैदल पहुंचाया जाता है। इसे एक बार सवाल भी जेपीएससी में पूछा गया है। तो यहां बस आपको याद क्या करना है कि पीबीटीजीज जो यहाँ पे डाकिया योजना है वो किसके लिए है, तो आदिम जनजाति के लिए। और पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं आदिम जनजातियों का संख्या कितना है, 9 बार। और इस इकोनॉमिक सर्वे में कई बार 9 आदिम जनजातियों का चर्चा हुआ है। तो आप जो है ये याद कर लीजिए कि अब आदिम जनजातियों की संख्या कितने हैं, 9 है। अब इसमें काम क्या होता है कि देखिए, आदिम जनजाति पिछड़े हुए हैं, तो आपको तो ये लोग जो है कहीं क्या होता है, आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पाता या कहीं पे बायोमेट्रिक जो है वो नहीं हो पाता है, उतना सुविधा नहीं है या वहां तक सुविधाएं पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, महिलाओं का सखी मंडल बनाया गया, जो कि 35 किलो, ये डाटा आपको पूछा जा सकता है, 35 किलो का अनाज पैक करती है और जो है घर घर यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है आदिम जनजातियों की। क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए माना जाता है कि किसी भी तरह इनको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखने के लिए इनका घर में ही खाद्यान्न को क्या कर दिया जाता है, पहुंचाया जाता है। ये मोटा मोटी इस डाकिया योजना के बारे में आप याद रखिएगा। कितना किलो है, 35 किलो, और डोर स्टेप डिलीवरी होता है, यानी कि घर घर जाके ही इसको डिलीवर करते हैं। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। यहाँ पे क्या है, तो देखिए बोलता है यह एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है जिसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। दायरा, इसके तहत कौन कौन आते हैं, तो लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को यहाँ पे कवर किया गया है। अब इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। पहले जो अनाज रियायती दरों पे मिलता था, यानी 3 रुपए किलो यहाँ पे चावल मिलता था, 2 रुपये किलो गेहूं मिलता था, अब वो पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, मुफ्त कर दिया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसको यहाँ पे बोला गया है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था उसके साथ जोड़ दिया गया है और अब मुफ्त में लगभग 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले दिया जाता था 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं, लेकिन अब क्या है, फ्री कॉस्ट में दिया जाता है। मतलब आपको एकदम कुछ भी पैसा देना नहीं है, मुफ्त में आपको क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। फिर है झारखंड राज्य ग्रीन राशन कार्ड है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो केंद्र की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की में शामिल नहीं हो गए हैं। मतलब केंद्र में किसी को अगर केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग से सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि वो भी मतलब उनको भी खाद्यान्न के लिए कहीं भटकना ना पड़े, बेसिक चीज जो है खाने का जो भी है वो उनको मिल जाए। यहाँ क्या प्रावधान है, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल प्रति माह देने का यहाँ पे सरकार प्रयास करती है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया 1 रुपये किलो है इनकी दर।
लेकिन 2025-26 के दौरान राज्य की सब्सिडी से अक्सर इसे क्या मिलता है, मुफ्त मिलता है। तो 1 रुपये किलो होता है, लेकिन ये जो है सामान्यतः बोला जा रहा है सब्सिडी और इसमें भी दिया जाता है और मुफ्त में दे दिया जाता है। इसमें अतिरिक्त लाभ क्या है वो देख लीजिए। इसे पेट्रोल सब्सिडी योजना से जोड़ दिया गया है, यानी कि झारखंड राज्य ग्रीन राशन कार्ड जो है उसमें पेट्रोल का जो सब्सिडी दिया जाता है सरकार के द्वारा उसको जोड़ दिया है। इसे 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 250 रुपये तक का सब्सिडी क्या होता है, मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे अन्न भी मिल रहा है और यहाँ पे तेल से संबंधित जो सब्सिडी है वो भी मिल रहा है। तो याद रखिएगा, ये केवल अन्न का फायदा नहीं देता है या यहाँ पे केवल अनाज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तेल का, पेट्रोलियम का भी सब्सिडी जो है वो यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है झारखंड राज्य ग्रीन राशन कार्ड योजना के तहत। तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे पेट्रोल सब्सिडी नहीं देता होगा, लगता है राशन कार्ड जो है वो केवल अन्न के लिए है, ग्रीन राशन कार्ड योजना, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि पेट्रोल के सब्सिडी को भी इसी कार्ड योजना से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, अब NFSNM करके दिया गया है। 2025-26 के चक्र में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर इसे नया नाम दिया गया है। तो नाम बदलते रहता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखिए कि पहले क्या था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया और एक नया नाम दे दिया गया है। अब आगे दिया गया है श्री अन्न के बारे में, मिलेट्स के बारे में, जिसको हम लोग श्री अन्न कह रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया है छुपी हुई भूख, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पीडीएस में रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों को शामिल करने पर जोर दिया जाता है। हो सकता है ये जो सेंटेंस है आप पहले से सुने होंगे, छुपी हुई भूख। छुपी हुई भूख में क्या होता है, हमारा पेट तो भरा भरा महसूस होता है, लगता है पेट भर गया, लेकिन हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, यही है छुपी हुई भूख। तो इस तरह से यहाँ पे शरीर को सभी पोषक तत्व मिले, इसके लिए यहाँ पे रागी, ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज को क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ फूड फोर्टिफिकेशन भी किया जा रहा है, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग खा रहे हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों का अभाव है, तो खाद्य पदार्थ में ही पोषक तत्व डाल दिया जा रहा है ताकि उस खाद्य पदार्थ को जब हम खाएंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्व मिलते जाएगा। तो मिड डे मील और ICDS के माध्यम से वितरित 100% चावल को क्या से आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 से फोर्टिफाइड किया जा रहा है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि फूड फोर्टिफिकेशन यहाँ पे भी हो रहा है और उसमें क्या क्या डाला जा रहा है, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ताकि शरीर में इस चीज का कमी आपको देखने को ना मिले। तो ये चीज है खाद्य सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पे पोषण सुरक्षा भी दिया गया, मतलब केवल आपको भूख से नहीं बचाया जा रहा है, आपका शरीर को पोषक तत्व भी मिले वो भी ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए इसका नाम जो है बदल के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन भी कर दिया गया, पोषण मिशन कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग कुछ अदर स्कीम जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी दिया गया है उसी को हम आगे स्लाइड में आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे मिशन दिया गया मुख्यमंत्री अनुसूचित ग्राम विकास योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि अनुसूचित ग्राम विकास योजना, मतलब अनुसूचित जनजाति का जो भी गांव है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये योजना जो है वो सरकार चला रही है। शुरुआती फोकस में क्या था इसका, शुरुआत में इसका मुख्य ध्यान सड़कों और सामुदायिक भवनों जैसे कि भौतिक बुनियादी ढांचे पर था, ताकि सड़क से ये शहर से जुड़ सके और ये जो है शहर से जब जुड़ जाएंगे तो कोई भी चीज जो है इनके मतलब कनेक्टिविटी में आ जाएगा। तो चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, अगर रोड है तो बहुत तेजी से वो शहर तक पहुंच सकते हैं और शहर में जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से और जो भी सामुदायिक भवन है या बुनियादी ढांचे हैं उस सबको बेहतर करने का सरकार प्रयास कर रही थी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया और सरकार और भी कुछ कर रही है 2021 से 26। अब इस योजना का जोर उद्यमिता और स्वयं सहायता समूह को सशक्तिकरण है, मतलब लोगों को अब कह रहे हैं कि आप शहर से केवल नहीं जुड़िए, आप गांव में ही कुछ ऐसा उद्यम कीजिए, उद्योग लगाइए, चाहे वो छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग ही क्यों ना हो, और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए ताकि एक अपना समूह हो जो कि मिलजुल के काम करे, छोटा उद्योग लगाए और अपना विकास जो है वो खुद भी करे, सरकार उसमें क्या करेगी, सहायता करेगी। तो यहाँ पे उद्यमिता को बढ़ाने के लिए और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको सहायता देने के लिए सरकार जो है काम कर रही है। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना। गांवों का विकास खुद हो जाए, वहां के लोग ही खुद जो है मिलकर गांवों का विकास करें, ऐसा सरकार प्रयास कर रही है। यह एक एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है जो उन गांवों को लक्षित करती है जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक है। बस ये डाटा आपको याद रखना है कि ये योजना कहाँ पे लागू होगा, तो ये योजना वहां पे लागू होगा जहां 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति देखने को मिलते
होते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? दूर दराज के आदिवासी बस्तियों में बुनियादी ढांचे और आर्थिक अंतराल को पाटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के हस्तक्षेपों को एक साथ लाना। कहने का मतलब है कि देखिए, आपको जीवन स्तर अगर देखने जाइएगा तो शहर का और गांव का में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे खाद्यान्न का स्तर हो, चाहे पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन का जो भी तरीका है, सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस को कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ताकि उनका भी जीवन थोड़ा बेहतर हो, उनको भी बेस्ट से बेस्ट क्या मिले, शिक्षा मिले, अच्छी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और भी बाकी जितनी भी सुविधाएं वो सब सारा चीज़ उन लोगों को मिले, ताकि ये जो अंतराल हम लोगों को देखने को मिल रहा है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, वो अंतराल कम देखने को मिले, बहुत ज्यादा अंतराल देखने को ना मिले। तो इसीलिए यहाँ पे ये योजना चलाया गया है। दूसरा चीज है, हम लोग जानते हैं ज्यादातर जो प्रवास हम लोगों को देखने को मिलता है वो गांव में ही देखने को मिलता है। मतलब गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वो या तो शहर चले जाते हैं या तो दूसरे राज्य चले जाते हैं। तो इस तरह के प्रवास को, माइग्रेंट को रोकने के लिए भी सरकार ये योजना लाई है। आदिवासियों के पलायन को कम करने के लिए व्यवसायों हेतु बीज पूंजी, मतलब यहाँ पे जो मेन कैपिटल, कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास तो कैपिटल होना चाहिए, तो वो कैपिटल सरकार क्या करेगी, देगी और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ताकि आप जो है गांव में ही रहे। तो कुल मिला के सरकार प्रयास कर रही है कि भाई तुम बेरोजगार हो तो तुम दूसरे राज्य में मत जाओ या शहर की ओर मत जाओ, हम तुमको पैसा देते हैं, कुछ कैपिटल देते हैं, पूंजी देते हैं और आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। आपको पूंजी और ट्रेनिंग दोनों दिया जा रहा है। आप गांव में ही कुछ ऐसा करो कि आप गांव में ही रहो और गांव के विकास में अपना भागीदारी निभाओ। तो इस तरह से ये योजना था मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विकास योजना। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे आवास के लिए सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी योजना दे रही है। सबसे पहला है शहीद ग्राम विकास योजना। सितंबर 2017 में ये शुरू किया गया योजना है और इसका उद्देश्य क्या है, झारखंड के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थलों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना। नाम ही है शहीद ग्राम विकास योजना। तो जो भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है उसको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके गांव को इस तरह से विकास किया जाएगा कि वो एक मॉडल विलेज के तौर पे उभरेगा। मतलब उसको देख के दूसरे गांव भी अपने विकास में क्या करेगी, काम करेगी या विकास की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो वो चीज है, जैसे एक मॉडल होता है ना कि एक आप क्या कर दिए, वहां पे क्या बना दिए, एक आदर्श ग्राम बना दिए कि देखो ये गांव है, ऐसा बन सकता है। तो आसपास के जो भी गांव है ना उसको देख के प्रेरित होंगे और अपने गांव को भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से शहीद जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके गांव को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। लक्षित गांव है यह उलियाहातू बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जैसे गांव पर केंद्रित है, जो भौगोलिक रूप से अलग थलग और विकास कार्यक्रमों से वंचित है। तो उलियाहातू अभी आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि कितना ये पिछड़ा हुआ गांव है। आप समझिए कि बिरसा मुंडा के नाम पे यहाँ बड़े बड़े एयरपोर्ट है, बड़े बड़े स्टेडियम, आपको सब चीज देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका गांव जो है अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो ऐसा ना हो इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि स्वतंत्रता सेनानी जितने भी उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके गांव को विकसित करेंगे ताकि उनका गांव जो है एक आदर्श गांव बने और आसपास के लिए प्रेरणा बने और दूसरे जो गांव है उसको देख के आगे बढ़े और विकास कार्यों में आगे चले। सुविधाएं, इन गांव में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी के वंशज और अन्य एससी और एसटी परिवारों को पक्के मकान और बिजली प्रदान करना है। तो यहाँ पे सवाल बना सकता है या आप अगर बनाए होंगे तो मिला होगा कि केवल ये स्वतंत्रता सेनानी के वंशजों का विकास नहीं करेंगे बल्कि उस आसपास में रहने वाले जो भी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनको पक्की मकान भी दिया जाएगा और बिजली भी प्रदान किया जाएगा। मतलब उनको भी विकास में आगे लेके जाया जाएगा। शामिल प्रतिष्ठित व्यक्तित्व यहाँ पे दिया गया। शुरुआत में इसने बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, नीलामर पितामर, गया मुंडा, जतरा भगत, ताना भगत और वीर बुधुबदक जैसे महापुरुषों को शामिल किया गया था। और धीरे धीरे फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा शहीद या स्वतंत्रता सेनानियों को और फिर उसके गांव को आदर्श करने का प्रयास किया जाएगा, आदर्श विलेज बनाने का प्रयास करेगा। अब है बिरसा आवास निर्माण योजना। यहाँ पे भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पक्के मकान और बिजली प्रदान, मतलब यहाँ पे भी आवास दिया जा रहा है जिनके पास आवास नहीं है या कच्चा मकान जिसके पास है। बिरसा आवास निर्माण योजना के तहत क्या किया जा रहा है, चलिए एक एक करके इसको भी देखते हैं। यह योजना विशेष रूप से झारखंड के सबसे हाशिए पर रहने वाले जनजातीय समुदाय के लिए बनाई गई है। और यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कितनी आदिम जनजाति 9 मान्यता प्राप्त विशेष। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अपने से लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, अगर ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए 9 रिकॉग्नाइज्ड पेविट डिजीज है ना। एक जगह नहीं लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में ना काफी जगह लिखा हुआ है कि अब जो है आदिम जनजाति 9 है। तो ये चीज को याद रखिएगा और यहाँ पे उसका नाम भी लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको
हिल खड़िया जो है एक नया नाम देखने को मिल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? दूर दराज के पहाड़ी और वन क्षेत्र में रहने वाले इन समूहों के पारंपरिक असुरक्षित अस्थायी आवासों के स्थान पर मजबूत और अस्थायी पक्का घर मिले। तो बिरसा आवास योजना किसके लिए है? बस एक लाइन में याद रखिएगा, आदिम जनजातियों के लिए है। आदिम जनजाति वैसे भी हम लोग जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वन के क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। डाकिया योजना भी उनके लिए था कि घर में जाएगा और अन्न को क्या कर देगा, पहुंचा देगा। तो उनके लिए ये योजना है ताकि उनको आवास मिले और वो अपने घर में बेहतर तरीके से रहे, मजबूत और अस्थायी पक्का मकान उनको मिले। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां के माध्यम से ये संचालित हो रही है। ये योजना यहाँ पे बताया गया है। तो ये है बिरसा आवास, अबुआ आवास योजना। ये तो उम्मीद है हर कोई आप लोग जानते होंगे यदि झारखंड से है, क्योंकि बहुत फेमस योजना है और हर गाँव के लोगों को कहीं ना कहीं इसका जो है फायदा मिल ही रहा है। 2024 से 27 की अवधि के लिए राज्य का मुख्य आवास कार्यक्रम है। उद्देश्य उन परिवारों को कवर करने के लिए बनाया गया है जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लाभार्थी सूची से बाहर रह गए, मतलब वहां पे लाभ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लाभ मिल रहा है। अवधि इसका 2024 से 27 के बीच प्रभावी है। यहाँ बिरसा आवास केवल जनजातीय समूहों के लिए, वहीं अबुआ आवास उन सभी के लिए है जिनके पास अस्थायी घर नहीं है और जिन्हें केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर जनजाति के बारे में बात नहीं किया गया है कि अनुसूचित जाति को देंगे या अनुसूचित जनजाति को देंगे। यहाँ पे बोला हम उसको घर देंगे जिसके पास घर नहीं है। तो इस तरह से ये जो है बहुत फेमस है अबुआ आवास योजना। वित्तीय सहायता यहाँ पे 2 लाख तक का अनुदान मिलता है, जो राज्य की आवास योजनाओं में सबसे अधिक है। तो 2 लाख जो है यहाँ पे आपको पैसा दिया जाता है, वो चीज बताया गया है अबुआ आवास में। अब है प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसे कि हम लोग जानते हैं अबुआ आवास जो था वो राज्य सरकार का योजना था और प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना जो है वो केंद्र सरकार का योजना है। यह केंद्र सरकार के सबके लिए आवास मिशन का हिस्सा है, जिसे 2024 से 29 तक बढ़ा दिया गया है। ये चीज डेट जो है याद रखिएगा, कब से कब तक का है यहाँ पे दिया गया है। 2024 से 27 जो है वो है, यहाँ पे दिया गया है 24 से 29 तक है। तो ये सब पूछा जाता है, ये सब ध्यान में आपको रखना होगा। इसका लागत जो है बोलता है मैदानी इलाके में 1.2 लाख देता है और दुर्गम क्षेत्र में 1.30 लाख है। अतिरिक्त सहायता में यहाँ पे बताया गया स्वास्थ्य मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपया दिया जाता है और मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी भी यहाँ पे मिलते हैं। तो 90 से 95 दिनों तक का मनरेगा, अब तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है ना। चलिए उसके बाद आगे दिया गया है पीएम जनमन योजना। जनमन योजना भी आप लोगों को जब 9 पिवट डिजीज के बारे में बता रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ था कि इन्हीं की वेबसाइट से लिया गया है। तो यहाँ पे भी 9 आदिम जनजातियों के बारे में दिया गया है। यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बस्तियों के लिए एक व्यापक मिशन है जो 2026 तक सक्रिय है। एकीकृत पैकेज यह केवल आवास तक सीमित नहीं है, इसमें आवास के साथ साथ पाइप से पानी, हर घर नल, सौर ऊर्जा और सड़क कनेक्टिविटी भी शामिल है। तो कहने का मतलब है पीएम जनमन में केवल आवास नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके साथ हर घर को पानी मिले नल के माध्यम से और साथ ही साथ उनको सौर ऊर्जा मिले, सड़क उनका बेहतर हो, बेहतर कनेक्टिविटी हो, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। आवास अनुदान में कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण इसमें आवास की लागत लगभग 2.39 लाख निर्धारित की गई है, जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास वाला से क्या है आधा है। एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रत्येक बस्ती को बुनियादी सेवाओं के न्यूनतम स्तर तक क्या करना है, लाना है। पीएम जनमन। तो ये जो है बस इतना याद रखिएगा कि आदिम जनजातियों से संबंधित केंद्र सरकार की योजना है और यहाँ पे केवल आवास के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि हर एक चीज को ध्यान दिया जाता है, यहाँ तक कि सौर ऊर्जा और बेहतर सड़क यहाँ पे दिया जाता है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। अब हम लोग देखते हैं हेल्थ से संबंधित यहाँ पे क्या डाटा दिया गया है, सरकार क्या कर रही है ताकि यहाँ का स्वास्थ्य जो है, यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। अब यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, जो कि झारखंड से संबंधित है। यह झारखंड की अपनी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, नाम से ही पता चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी कि ये आपको जब आपका हेल्थ गड़बड़ हो जाएगा उस समय हेल्प पहुंचाएगा, जिसे राज्य की स्वास्थ्य सुरक्षा की मुख्य परत प्राइमरी लेयर माना जाता है। शुरुआत जून 2024 में लॉन्च हुई और 2026 तक पूरी तरह से ये लागू है। कवरेज यहाँ पे बोला गया है प्रति परिवार प्रति वर्ष 15 लाख रुपए का बीमा यहाँ पे दिया जाता है। आप लोगों को अभी पता चलेगा जो आयुष्मान है उसमें 5 लाख मिलता है, यहाँ 15 लाख देगा। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी राशि है। वे सभी निवासी जिनके पास NFSA या राज्य ग्रीन राशन कार्ड, गुलाबी, पीला या
हरा श्रेणी का कोई भी, अभी आपको देखिए जिसमें पेट्रोल सब्सिडी भी जुड़ा गया था उस कार्ड है, तो वो जो है इसमें शामिल होंगे, है ना। खास बात है यह केंद्र के आयुष्मान भारत योजना की तुलना में 3 गुना अधिक कवरेज देती है। मतलब आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख का कवरेज मिलता है, यहाँ पे 15 लाख का कवरेज जो है वो मिल रहा है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत। तो इस तरह से यहाँ पे 15 लाख मिलता है। आयुष्मान भारत जो कि केंद्र सरकार की योजना है वो देख लेते हैं। यह केंद्र सरकार की योजना है जो राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा के आधार के रूप में काम करना जारी की है। फिर है जो डाटा है 2011 का सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के आंकड़ों के आधार पर पहचाने गए जनसंख्या के निचले 40% हिस्सों को ये कवर करती है। तुलना जहां मुख्यमंत्री वाला में वहां पे क्या मिल रहा था, 15 लाख रुपया मिल रहा था, आयुष्मान में 5 लाख मिल रहा है, ये आप तुलना कर चुके हैं। झारखंड का जो मुख्यमंत्री वाला जो यहाँ पे आपको दिया गया है स्वास्थ्य योजना केवल राज्य के अस्पताल है उसमें लागू होगा, और आयुष्मान जो है वो देश के किसी भी अस्पताल पे क्या होगा, लागू होगा। पूरे भारत में ये काम करती है। तो ये बेसिक तुलना है, तुलना बस इतना याद रखिएगा, वहाँ 5 लाख मिलता है केंद्र वाला में और यहाँ 15 लाख मिलता है। राज्य वाला राज्य के हॉस्पिटल को कवर करेगा और केंद्र वाला पूरे देश के हॉस्पिटल को क्या करेगा, कवर करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। मतलब राज्य के जो कर्मचारी हैं, राज्य के जो अधिकारी हैं, उसके लिए क्या कर रही है सरकार। राज्य ने 2026 के लिए अपने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और अधिवक्ताओं, वकीलों के लिए बीमा योजना को अपडेट किया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना चिकित्सा अनुदान जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। यह योजना सीधे बीमा के बजाय नगद सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब है इंश्योरेंस में क्या होगा, आप हॉस्पिटल जाइएगा, उसके बाद वहां का बिल वगैरह देखिएगा तो इस तरह से खर्चा वगैरह थोड़ा सा मिलता है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के पहले या पहुंचने से पहले भी कई सारी खर्चाएं होती हैं। जो गांव से हॉस्पिटल जा रहा है, जो दूर दराज गांव में है, गांव में गाड़ी करना, ऐसे वैसे करना, तो इससे क्या होता है, उनका खर्च पहले ही हो जाता है। तो वो खर्च जो पहले हो रहा है उसको पहले ही ये लोग क्या कर देते हैं, पैसा दे देते हैं। वही चीज ये है। तो ये सीधे बीमा के बजाय नगद सहायता प्रदान करती है ताकि अस्पताल में भर्ती होने से पहले खर्चों को कवर किया जा सके। SC, ST, OBC परिवार को 25,000 रुपये तक का एक मुफ्त अनुदान वन टाइम ग्रांट दिया जाता है। यह राशि बीमारी की शुरुआती जांच और अस्पताल पहुंचने तक के यात्रा खर्च के लिए दी जाती है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज बीमार हो गए तो डायरेक्ट वो हॉस्पिटल में पहुंच गया। कुछ दिन हो सकता है आसपास में वो क्या कहता है इलाज करवाता है, या हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी काफी सारा खर्च हो जाता है। तो उस खर्च को वहन करने के लिए सरकार 25,000 तक पैसा देती है डायरेक्ट। तो ये अमाउंट याद रखना है किसको, तो SC, ST और OBC को। आगे दिया गया है यह उन परिवारों के लिए बहुत मददगार है जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही काफी पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य जो है यहाँ पे जो दिया गया था, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना चिकित्सा अनुदान। अब आगे हम लोग देखते हैं ये जो है स्किल और एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार क्या क्या योजना चला रही है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला है बिरसा ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण कौशल प्राप्ति संस्था। सीधा सा मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है कौशल प्राप्ति, यानी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पे कुछ काम करवाया जाए। ग्रामीण युवाओं को उनके अपने ब्लॉक में ही तकनीकी प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। तो इस तरह से ये चीज दिया गया है। 2026 तक राज्य के सभी 264 ब्लॉकों को ये क्या करती है, कवर करती है। तो याद रखिएगा ब्लॉक की संख्या सरकार कितना मान रही है, 264। ये डाटा भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष की आयु के SC, ST, OBC अल्पसंख्यक और दिव्यांग युवाओं को उनकी पारिवारिक आय 5 लाख से जिसका कम हो उसको ये सहायता प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत। तो यहाँ व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक रूप से सहायता करती है। वित्तीय सहायता 25 लाख तक का रियायती ऋण दिया जाता है जिसमें 40% अधिकतम 5 लाख ही होना चाहिए ताकि सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। तो 25 लाख आपको रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसमें 40% तक का सब्सिडी भी दे सकती है, लेकिन ये 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 10 लाख ले रहे हैं तो 10 लाख का 40% आपको क्या कर सकती है, सरकार सब्सिडी दे सकती है। अगर 25 का 25 लाख लिखिए जाएगा तो आपका उसका 40% नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख से वो क्या हो जाएगा ज्यादा। तो मैक्सिमम अगर अमाउंट देखे तो 5 लाख तक सब्सिडी, और परसेंटेज में देखे तो 40% तक क्या करती है, सब्सिडी सरकार देती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने और रोजगार मिलने के बीच के समय में वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब कोई क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ट्रेनिंग कीजिएगा तो डायरेक्ट तो नौकरी मिलेगा नहीं, तो उसके बीच में यहाँ पे सरकार क्या करेगी, वित्तीय सहायता देगी, फाइनेंशियल आपको हेल्प प्रदान करेगी। बेरोजगार युवाओं सरकारी ITI या जो पॉलिटेक्निक
से उत्तीर्ण को 5,000 वार्षिक प्रोत्साहन दी जाती है। विशेष लाभ यहाँ पे दिया गया है विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, पीवीटीसी सदस्यों और दिव्यांगों को 7500 की बढ़ी हुई राशि मिलती है। तो यहाँ पे सामान्यतः 5,000 मिलता है, लेकिन किसको 7500 मिलता है? तो विधवा है, परित्यक्त महिला है या जो आदिम जनजाति है उनको यहाँ पे 7500 दिया जाता है, ये याद रखिएगा। झारखंड कौशल विकास योजना, फोकस यह योजना आईटी, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग जैसे उच्च विकास क्षेत्रों के प्लेसमेंट आधारित प्रशिक्षण पर क्या है? केंद्रित है। लक्ष्य कम से कम 70% सबल प्रशिक्षुओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाना है, मतलब प्राइवेट सेक्टर। सरकारी तो सरकार के पास तो इतना वैकेंसी है नहीं कि सबको नौकरी दे सके, तो प्राइवेट सेक्टर में इनको क्या करना है? जॉब दिलाना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सुविधाएं में क्या है? प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त वर्दी, हैंडबुक और टूल किट के साथ साथ गैर आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए 1,000 रुपया प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। मतलब आपको अगर कहीं दूसरे जगह रह के पढ़ना पड़ रहा है तो सारा चीज तो देगा, साथ में साथ 1,000, साथ ही साथ 1,000 पैसा भी आपको क्या करता है? देता है। अब 2026 की नई पहले क्या है वो देखिए, सी मार्ट करके दिया गया है। वे स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रबंधित समुदाय खुदरा बिक्री केंद्र है जहां ग्रामीण महिलाएं अपने उत्पाद जैसे शहद, हस्तशिल्प सीधे उपभोक्ताओं को बेचती है। तो अपना मार्ट, जैसे आप लोग सुने होंगे, अपना मार्ट, अपना बाजार, इस तरह से। तो ये मार्ट का नाम है क्या? ये बाजार का नाम है शी मार्ट यहाँ पे है। तो सी मार्ट में खुद महिलाएं क्या करती हैं? आपस में यहाँ पे आती हैं, जो भी महिलाओं के द्वारा उनका जो उत्पादन है, ग्रामीण महिलाएं उत्पादन करती हैं, जैसे शहद है, हस्तशिल्प से संबंधित कुछ भी चीज है, तो डायरेक्ट जो है वो कस्टमर को यहाँ पे क्या कर रही है? दे रही है। बीच में मिडिल मैन जो है यहाँ पे नहीं आता। मिडिल मैन नहीं आएगा तो जो भी इनकम होगा वो डायरेक्ट किसका होगा? तो यहाँ महिलाओं को होगा। तो ये है सी मार्ट कि कुछ महिलाएं खुद से कुछ बनाती हैं और उसको डायरेक्ट सेल कर रही है, डायरेक्ट कस्टमर को दे रही है, तो बीच में मिडिल मैन नहीं आता है, तो जो कमाई है वो सीधे सीधे महिलाओं के पास जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक तुलनात्मक अध्ययन कि यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति हैं और यहाँ के जो दूसरे समुदाय हैं उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ एक एक करके देखते हैं। दिव्यांग कौशल योजना, दिव्यांग युवाओं के लिए आईटी और आतिथ्य क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल। इसमें अतिरिक्त खर्चों की भरपाई के लिए प्रशिक्षण के दौरान 25% का वजीफा दिया जाता है। ये चीज दिव्यांग के लिए दिया गया है। आगे यहाँ पे चलिए यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों के बीच प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतों का तुलनात्मक विवरण यहाँ पे दिया गया है। गरीबी और आर्थिक भागीदारी, गरीबी दर में पहले हम तुलना करते हैं। भारत के सभी सामाजिक समूह में अनुसूचित जनजातियों में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। तो जितने भी सामाजिक यहाँ पे समूह है उनमें सबसे ज्यादा गरीबी जो है आपको अनुसूचित जनजाति में देखने को मिलता है। 2015 से 21 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी में कमी आई, लेकिन एसटी समुदाय में यह गिरावट सबसे भारी रही। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो बताया जाता है 2015 से 21 के बीच तुलना किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी में कमी आई, लेकिन एसटी समुदाय में यह गिरावट सबसे क्या रही? धीमी रही। कहने का मतलब है गरीबी बहुत कम हुआ है। जितना गरीबी दूसरे समुदाय में कम हुआ है उतना गरीबी एसटी में कम नहीं हुआ है। वही चीज बोल रहा है ना, गिरावट इसमें क्या रहा है? धीमा रहा है। मतलब पहले अगर 70 लोग सामान्य कंडीशन में अगर गरीब रहे होंगे तो अभी हो सकता है वो 30-40 पहुंच गए होंगे, लेकिन अनुसूचित जनजाति में 70 लोग अगर गरीब होंगे तो वो 50-60 के आसपास ही रहे होंगे। मतलब गिरावट बहुत कम देखने को मिला है, गरीबी कम हुआ है, मतलब बहुत कम हुआ है कहने का मतलब है ना। तो ये चीज को उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अनुसूचित जाति में गरीबी अभी भी ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद रोजगार दर, एसटी समुदाय की आर्थिक भागीदारी मुख्य रूप से कृषि और वन उपज पर हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि 2023-24 में श्रम बल भागीदारी बढ़कर 60.1 हो गई है, लेकिन खेती के मौसमी चक्र के कारण इस समुदाय को अक्सर अल्प रोजगार का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, बेरोजगारी दर थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि साल के किसी एक समय में ये लोग जो है वो खेती करेंगे तो रोजगार इन लोगों को मिला हुआ रहेगा, लेकिन बाकी जब जिस समय पानी वगैरह नहीं आएगा, सूखा वगैरह होगा या इरिगेशन का जहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगा, वहां पे ये लोग जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो अल्प रोजगार आते हैं, यानी कि साल के कुछ हिस्से में आपको रोजगार मिलता है, कुछ हिस्से में आपको रोजगार नहीं मिलता है। फिर शिक्षा और साक्षरता में अगर हम देखें तो बताया गया साक्षरता के क्षेत्र में एसटी समुदाय ने पिछले दशक में सबसे तेज जो है वो सुधार दिखा है। मतलब साक्षरता दर में हम लोग यहाँ पे बेहतर जो कंडीशन है देख रहे हैं, बेहतर सुधार दिखने को मिल रहा है। साक्षरता दर 2023-24 तक राष्ट्रीय साक्षरता 80.9 तक पहुंच गई है, लेकिन एसटी और सामान्य वर्ग के बीच अभी भी 12 से 14% का अंतर बना हुआ है। यानी अभी भी हमको सामान्य ग्रुप और एसटी में 12 से 14% का गैप देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी बताया गया अनुसूचित जनजाति जो है पिछले
सालों में बेहतर प्रदर्शन किए, यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो हम लोगों को बेहतर देखने को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सामान्य समुदाय और एसटी समुदाय के बीच में 12 से 14% का गैप अभी भी देखने को मिलता है। लैंगिक समानता में देख लेते हैं, माध्यमिक स्तर 9 से 10 पर लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन अधिक है, लेकिन उच्च शिक्षा में यह अनुपात गिर जाता है। तो अगर हम माध्यमिक में देखें 9-10 क्लास में, तो देखते हैं अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों का संख्या ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो फिर लड़कियों संख्या हम लोगों को अदर समुदाय का ज्यादा देखने को मिलता है, एसटी का कम देखने को मिलता है। ये चीज आपको यहाँ पे बताया गया। फिर बाधाएं, भाषाई बाधाएं और स्कूल की अत्यधिक दूरी के कारण एसटी छात्रों में ड्रॉप आउट, पढ़ाई के बीच छोड़ना का दर अधिक है। तो हम लोग जानते हैं कि एसटी जो है सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वन जो क्षेत्र है उस आसपास में रहते हैं, तो स्कूल जो है बहुत दूर रहता है। तो बेसिक जो एजुकेशन है मिलते ही वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कभी कभी बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, 10th और 12th भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और अपना स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरे समुदाय में ऐसा कम देखने को मिलता है। तो ड्रॉप आउट जो है आप लोगों को अनुसूचित जनजाति में ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसका कारण मेन क्या है, दूरी है। स्वास्थ्य और पोषण में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत 35.2 की तुलना में एसटी समुदाय में 41.6 प्रति हजार जन्म में है। छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में यह संख्या 57 से 48 देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बोला जाता है 41.6 है, सॉरी माफ कीजिएगा 35.2 है। मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म लिए तो उसमें से 35 बच्चों का मृत्यु हो जाता है। लेकिन ये जो है झारखंड में हम लोगों के एसटी समुदाय में कितना देखने को मिलता है, 41.6, यानी कि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 41.6 बच्चे जो है उनका देहांत हो जाता है। तो एक तरह से खराब स्थिति है। 1000 में से 35 ही देहांत हो रहे हैं नेशनल अगर डाटा देखे तो, राष्ट्रीय औसत देखे तो। लेकिन एसटी में ज्यादा लोग का क्या हो जाए, ज्यादा बच्चों का देहांत हो रहा है, तो ये खराब स्थिति है। एनीमिया में एसटी महिलाओं में एनीमिया की समस्या अधिक है, जिसका मुख्य कारण खान पान में विविधता की कमी है। तो एनीमिया में भी अगर हम देखें तो एसटी का महिलाओं का यहाँ पे खराब स्थिति है, क्योंकि पोषक तत्व तो इनको नहीं मिल पाता है और सभी पोषक तत्व तो नहीं मिलने के कारण ये चीज जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे स्वास्थ्य सेवाएं, भौगोलिक अलगाव और पक्की सड़कों की कमी के कारण झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों में संस्थागत प्रवास अस्पताल में जन्म का दर जो है वो कम है। मतलब ज्यादातर लोग बच्चे जो है वो घर में ही जन्म ले लेते हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि दुर्गम इलाका है, रास्ता नहीं है, तो उसका गांव के आसपास ही क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। घरेलू सुविधाएं, जीवन स्तर देखते हैं, सभी सामाजिक समूह में एसटी समुदाय के पास कच्चे घरों का अनुपात सबसे अधिक है। तो यहाँ पे बताया गया है जितने भी हम लोगों का सामाजिक समूह है उसमें से एसटी का अगर देखेंगे तो वहां सबसे ज्यादा कच्चा मकान जो है वो देखने को मिलेगा और इसीलिए सरकार प्रयास करिए सबको पक्के मकान मिले धीरे धीरे। दस्तावेज के अनुसार पक्का घर, साफ पानी और स्वच्छता सीधे तौर पर बेहतर सुविधाएं से जुड़े हैं। पानी, जहां 89% ग्रामीण आबादी के पास पानी के बेहतर स्रोत है, वहीं दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले एसटी समुदाय के लिए यह अभी भी एक क्या है, चुनौती है। मतलब उन लोगों का बेसिक जो चीज है वो भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये तुलनात्मक अध्ययन था। बहुत सारा चीज आपको हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। ये सब चीज आपको माइंड मैप में भी हम लिख के दे देंगे। अगर आपको अच्छे से याद रखना है तो आप उसको एक बार वहां पढ़ लीजिए और साथ ही साथ आपको बिना टेस्ट बनाए हुए सब सारा डाटा जो है याद नहीं होगा अच्छे से। आप क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ नया डाटा आपको देखने को मिलेगा, या डाटा का जो है उसको कैसे पूछा जा रहा है। मतलब जो भी आप डाटा अभी पढ़े हैं योजना के तहत, तो उससे किस तरह के सवाल बनाए जा रहे हैं वो आप जब एमसीक्यू बनाइएगा तभी आपको क्या होगा, पता चलेगा। ऐसे में तो लगता है सब कुछ हम लोगों को आता है, लेकिन जब वही चीज आप क्वेश्चन में देखते हैं तो लगता है पता नहीं ये हमसे कैसे बनेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जो है वो टेस्ट बनाइए, और टेस्ट बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा डाटा भूल रहे हैं, कौन सा डाटा हमको याद रह रहा है। तो इस तरह से ये जो वीडियो है अभी अंत तक आप देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा, केवल जेपीएससी में हेल्प पहुंचाने वाला नहीं है, ये जेएसएससी में भी आपको क्या करेगा, सहायता पहुंचाएगा। और जेपीएससी में दो जगह आपको हेल्प पहुंचाएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत तो हेल्प पहुंचा ही देगा, लेकिन आपको योजना और उप योजना में भी हम बताएं हेल्प पहुंचाएगा। और वहां पे 5 प्रश्न है, तो अगर यहाँ पे प्रश्न इस टॉपिक से नहीं पूछा, जो भी अभी हम पढ़ाए उससे नहीं पूछा, तो जो योजना है वहां तो क्या करेगा, पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये सरकार का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब सारा योजनाओं का जिक्र किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट योजना होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।